Hello friends, welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal and ये हमारा लेक्चर 5 है करंट अफेयर्स रिवीजन लेक्चर सीरीज के सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट न्यूज़ जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. न्यूज़ इज अबाउट द स्टेट ऑफ मैनग्रोव्स 2022. एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव ये रिपोर्ट है, रिलीज की गई है. और किसने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ग्लोबल मैनग्रोव्स अलायंस. तो ये जो ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस की जो रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है 2022 में ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी. इसके हिसाब से इंडियन मैनग्रोव्स की क्या स्टेटस है, राइट? तो सबसे पहला ये है कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ऑफ द ईयर 2021, ये इंडियन फॉरेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो रिलीज करता है हर 2 साल में एक बार. यानी कि ये बाइनियल रिपोर्ट होती है और इसको रिलीज करता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये कहाँ पर है? ये देहरादून में सिचुएटेड है. तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में मैनग्रोव्स हैं, लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर करते हैं. और ये इंक्रीज हुआ है कितना? 17 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट असेसमेंट जो कि 2019 में किया गया था. और क्योंकि हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट रिलीज होती है, तो दूसरी बार रिपोर्ट रिलीज हुई 2019 के बाद 2021 में. और इसी रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन मैनग्रोव्स का जो एरिया है वो 17 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, लास्ट असेसमेंट से बढ़ गया है. क्लियर? सबसे ज्यादा जो मैनग्रोव्स हैं वो है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर वी नो कि सुंदरबंस का जो एरिया है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव्स इकोसिस्टम है. और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम कहाँ पर है? वो है भितरकनिका उड़ीसा में. ये सेकंड लार्जेस्ट है. और लार्जेस्ट कहाँ है? सुंदरबंस वेस्ट बंगाल. उसके बाद है गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार, देन आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है महाराष्ट्र. यहाँ पर सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे. इंडिया में मैनग्रोव्स 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या है, इंक्लूडेड है. और इंडिया और बांग्लादेश में सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड के बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है. यानी कि दोनों ही कंट्री का जो एरिया मिला करके वर्ल्ड का बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सुंदरबंस. और सुंदरबंस का हाफ मतलब लगभग कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा कहाँ पर है? बांग्लादेश में. सो मैनग्रोव इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, विश्व स्तर पे इसकी अगर हम बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि 2020 में ये इतना लगभग कितना 1,47,000 अप्रोक्सीमेटली 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, बढ़ गया है. और ये कंपेयर किया गया है 2016, यानी कि लास्ट असेसमेंट एट द वर्ल्ड लेवल 2016 में हुआ था. उसके मुताबिक जो है अभी फिलहाल इंक्रीज देखा गया है. क्लियर? सो मैनग्रोव जो है वो मैनग्रोव लॉसेस जो है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हुए गए हैं. यानी कि कहने का मतलब है कि हर साल 66 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया जो है लॉसेस जो है डिक्रीज हुए हैं. यानी कि मतलब इंक्रीज इन मैनग्रोव एरिया जो है ऑब्जर्व किया गया है. यानी कि रिपोर्ट का कहने का मतलब है जो लॉस है वो डिक्रीज हुआ है. लॉस अगर डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली एरिया में क्या है, इंक्रीज हुआ है. और 1996 टू 2010 के बीच में जो है 327 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, मतलब लगभग इतना जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है मैनग्रोव्स में. क्लियर? सो मैनग्रोव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी क्या है, क्वेश्चन पूछ सकती है. इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछा है, तो मैनग्रोव इकोसिस्टम से रिलेटेड भी पूछ सकती है. सबसे पहले तो ये है कि मैनग्रोव्स उस इकोसिस्टम को बोला जाता है जो कि इंटरटाइडल जोन में आते हैं. कौन से जोन में आते हैं? इंटरटाइडल जोन. यानी कि जहां पर रिवर जो है उसका वाटर मिक्स होता है ओशन या फिर सी वाटर के साथ, वहां पर इंटरटाइडल जोन फॉर्म होता है. और ये क्या है, एक ट्रांजिशन इकोसिस्टम है. यानी कि बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेजुअली ट्रांजिट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में. और ये ट्रांजिशन जोन में क्या है, मैनग्रोव प्रेजेंट होते हैं. अब चूंकि ये सी वाटर के काफी नियर होते हैं तो इनमें क्या होता है, कुछ अडेप्टेशंस होती हैं
जो हेल्प करती हैं मैंग्रोव्स को सेलाइन वाटर को सस्टेन करने में। कौन से वाटर को सस्टेन करने में? सेलाइन वाटर को सस्टेन करने में। तो कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हम जो है मैंग्रोव्स की देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं जो मैंग्रोव्स, जो प्लांट्स हैं जो मैंग्रोव इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर इतने एल्कलीन और इतने सेलाइन वाटर में सस्टेन कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है उनके लीव्स का अडेप्टेशन, जिसमें सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके के एक तरीके का ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्ट सिक्रीट करते हैं। क्लियर? जो सॉल्ट सिक्रीट करते हैं। दूसरा ये है कि उनकी रूट सिस्टम होता है, उनमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं, न्यूमैटोफोर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो दलदली जमीन में, यानी कि जहां पर वाटर लॉक्ड कंडीशन है उसमें ये ग्राउंड है और यहाँ से रूट्स क्या है इस तरीके से ऊपर की ओर जो है उठ जाती है। इन्हीं को कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। यहीं से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट है उनका जो स्टेम का जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार से बना होता है कि एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ताकि जो अगर एक्सट्रीम टाइडल कंडीशन में उनके अपरूटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। तो इफ आई शो यू द पिक्चर ऑफ सुंदरबंस, तो हियर एज यू कैन सी, अगर आप ये रूट सिस्टम देख पा रहे हैं, लेट मी पॉइंट इट क्लियरली। सो इफ यू लुक एट दिस रूट सिस्टम, देखिए रूट सिस्टम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर पानी की लहरें आती हैं तो उसको क्या कर सकता है? ये एक हर्डल क्रिएट करता है, यानी कि एक इम्पेडिमेंट है। सॉरी, ये स्टेम सिस्टम जो है एक तरीके से इम्पेडिमेंट के उस तौर पे वर्क करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम जो वेव्स होती हैं ओशन में उनको भी क्या है, मैंग्रोव के जो प्लांट है वो सस्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो है लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड। सो इंडिया में ज्यादातर जो मोस्ट हेल्थ एंड मनी कॉस्ट की गई है वो अब एक नई रिसर्च के हिसाब से, और नीति आयोग अलॉन्ग विद द CSIR ने ये कोलैबोरेट करके एक लेड पॉइजनिंग की रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसमें ये बात की गई है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो मनी और हेल्थ को कॉस्ट किया जाता है वो है लेड पॉइजनिंग की वजह से। तो ज्यादातर हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सो इन स्टेट्स के जो लोग हैं वहां पर हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल्स जो है ऑब्जर्व किया गया है। तो लेड क्या है? एक बेसिकली एक मेटल है, बट हजार्डस एलिमेंट है जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। क्लियर? सो लेड की सोर्स क्या है? लेड का सोर्स है अर्थ क्रस्ट। क्लियर? तो नेचुरली अकरिंग हजार्डस एलिमेंट है लेड, यानी कि Pb। क्लियर? तो ये वो पेंसिल वाला लेड नहीं है, पेंसिल में आपके ग्रेफाइट होता है, लेड नहीं होता, क्योंकि लेड पॉइजनस होता है। क्लियर? सो अदर सोर्सेज, यानी कि और जो दूसरे सोर्सेज हैं लेड के, वो सबसे पहले तो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ज्यादातर जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं, जो सेकेंडरी सप्लायर्स, माइनिंग, उसमें सेकेंडरी सप्लायर्स होते हैं जो सेकेंड हैंड चीजों में डील करते हैं, वहां पर जो है लेड का जो एक तरीके से जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका क्लियर जो साइकिल है, वो एंड साइकिल जो है लेड का या किसी भी प्रोडक्ट का, उसको रीयूज या फिर रिसाइकल नहीं किया जाता, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। कुछ ऐसे माइनिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि लेड को क्या है की सोर्स है, यानी कि की प्रोवाइडर्स हैं किसके? लेड की। लेड बैटरीज से भी जो है लेड आता है। दूसरा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं वहां से भी, जिनकी इम्प्रॉपर रिसाइकलिंग की वजह से लेड पॉइजनिंग एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है। Now let us talk about the health effects of the lead poisoning. इससे क्या है, पहले भी यूपीएससी ने PYQ अगर आप देखेंगे तो उसमें यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द लेड पॉइजनिंग। तो अगर लेड पॉइजनिंग को हम देखें तो ज्यादा लेड के अगर एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से हेडेक, नोजिया, इरिटेबिलिटी। हेडेक मतलब जैसे सर दर्द, नोजिया का मतलब होता है कि जो आपका एक जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बड़े क्विकली होते हैं, जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, कुछ स्वाद नहीं आता, तो वो सब नोजिया के कारण है। वॉमिटिंग जैसा फील होता है बट वॉमिटिंग नहीं आती है, तो ये क्या है? ये नोजिया के सिम्टम्स हैं।
देन इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वेयरीनेस मतलब थकान हो जाती है, स्टमक एक, पेट में दर्द। लार्ज एक्सपोजर अगर लेड पॉइजनिंग का होता है तो ब्रेन का जो विकास होता है यंगस्टर में वो स्लो हो जाता है, वो इम्पेडिमेंट करता है ब्रेन डेवलपमेंट में, और आईक्यू के लेवल को भी रिड्यूस करता है। लेड जो है हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हिंडर करता है। हेमोग्लोबिन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि आयरन प्लस हीम यानी कि आयरन, क्लियर, एंड प्लस ग्लोबिन से मिलके बना होता है। ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो आयरन मॉलिक्यूल प्लस ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हेमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में प्रेजेंट वो पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है। इसकी वजह से क्या है, अनीमिया हो जाता है। यानी कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन हो जाती है, उसकी वजह से कंडीशन होती है अनीमिया, यानी कि खून की कमी। प्रीमेच्योर बर्थ भी एक रीजन है, एक इफेक्ट है लेड पॉइजनिंग का। लो बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है उसका कम होना। स्लो ग्रोथ में थोड़ी देरी से ग्रोथ होना जिसकी वजह से आईक्यू एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी अफेक्ट होते हैं। एंड रिसाइकलिंग तो खैर एक हेल्थ इफेक्ट लेकर के ही आती है। Now let us talk about the green crackers, हरे पटाखे। एक्चुअली CSIR ने ग्रीन क्रैकर्स तैयार किए गए हैं जिनका नाम है स्वार, स्टार एंड सफल। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स है। दिवाली पे जो बच्चे होते हैं अक्सर सभी को क्रैकर बर्स्ट करना अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इतने ज्यादा क्रैकर्स बर्स्ट कर लेते हैं आउट ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट की उसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है। एयर का जो एम्बियंट कंडीशन होती है, जो एक एम्बियंस मेंटेन होना चाहिए, वो खराब होता है और एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए CSIR जो इंस्टीट्यूट है उसने बनाया है ग्रीन क्रैकर्स जिनमें डेंजरस सब्सटेंस का यूसेज नहीं है। ज्यादातर ये वाटर रिलीज करेंगे या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में ये रिलीज करेंगे। इनका एंड जो रिजल्ट होगा आफ्टर कंबशन कुछ इस तरीके का होता है। बेरियम नाइट्रेट जैसे डेंजरस या खतरनाक या हजार्डस सब्सटेंस जो है वो इन पटाखों में यूज नहीं किए गए हैं। ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है स्वास यानी कि सेफ वाटर रिलीजर, दूसरी कैटेगरी है स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर, एंड तीसरी कैटेगरी है सफल यानी कि सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। सो बेसिकली CSIR ने अप्रूवल दे दिया गया है कि जो ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर है क्रैकर्स के वो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो PESO है, जो पेसो है, क्लियर, वो इन पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग को ओवरसी करती है ताकि विदाउट आर्सेनिक, मर्करी, बेरियम इन पटाखों को बनाया जा सके और बहुत ज्यादा लाउड नॉइज भी ना हो। क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट काफी न्यूज में रहा। बेसिकली ग्लाइफोसेट क्या है, एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड हम यूज करते हैं जब हम कोई फसल उगाते हैं, जब हम कोई क्रॉप प्लांट करते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं, बेसिकली उनको किल करने के लिए इस हर्बिसाइड को यूज किया जाता है। मगर इस हर्बिसाइड का एक प्रॉब्लम है कि ये हर्बिसाइड क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स को किल कर देता है। तो ना केवल वीड्स को मारने के लिए या हटाने के लिए इसका यूज होता है, बल्कि अलग दूसरे प्लांट्स को भी ये किल कर देता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या फिर जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है। क्लियर। तो बेसिकली जो ग्लाइफोसेट है वो प्रोटीन में जो प्लांट में जो सर्टेन प्रोटीन है जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उनके प्रोडक्शन को हिंडर करता है। प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स जो है वेयर मेजॉरिटी ऑफ द कंजम्पशन अकर्स, यानी ग्लाइफोसेट का सबसे ज्यादा जो यूसेज है वो प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स में यूज होता है। क्लियर। ये ऑर्किड्स मतलब कि बगान, यानी कि जैसे मैंगो के यानी कि आम के बगान हो गए, सेब के बगान है, तो ऑर्किड्स का मतलब होता है बगान। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब जैसे कि रबर है एंड टी है एंड कॉफी है, तो ये सब क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो इनमें सबसे ज्यादा ग्लाइफोसेट का क्या होता है, यूसेज होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज
विच इज रिलेटेड विद द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब ये फ्लू गैस क्या है, क्लियर। सो बेसिकली एनवायरमेंटल और क्लीन एनर्जी कैंपेनर्स जो है उन्होंने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो थर्ड एक्सटेंशन है फॉर द कोल प्लांट्स, ताकि वो अपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन है ताकि इमिशन को कट किया जा सके, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये कोई थर्मल कोल पावर प्लांट है, अब सेंटर ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने इसको डेडलाइन दी है कि भाई इतनी तारीख तक और इस समय तक आपके थर्मल पावर प्लांट में इमिशन को कम करने वाले इक्विपमेंट्स क्या है, इंस्टॉल हो जाने चाहिए। मगर इसी अब डेडलाइन को जो है सेंटर ने क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल एंड क्लीन एनर्जी कैंपेनर्स हैं वो क्या है, इस यूनियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो अब जानते हैं कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होता क्या है। देखो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है फ्रॉम द एग्जॉस्ट। क्लियर। देखो, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट का मतलब है जो प्लांट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट है जो कोल से चल रहे हैं, यानी कि जब बिजली जो है कोल से बनाई जा रही है वो हुए फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। यहां पर कोल का यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए, जिससे टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मगर ये कोल जो है, इसके कंबशन से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और जो जैसे कि और जो नीचे जो रह जाती है फ्लाई ऐश, वो भी बनती है। तो इस तरीके के जो कंपोनेंट, जो रेमिनेंट्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बनाते हैं। इस वजह से जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल करने के लिए इन सभी थर्मल पावर प्लांट्स में या फिर इन सभी फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में इंप्लीमेंट करने की गाइडलाइंस दी गई थी, जिन्हें अब फिलहाल क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नाउ लेट अस नो अबाउट कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होता क्या है। देखो, जब कोल को बर्न किया जाता है यानी कि कंबस्ट किया जाता है, मान लीजिए ये वो चेम्बर है जिसमें कोल को क्या है, कंबस्ट किया गया है, तो एक आउटलेट होता है जहां से जो कंबस्टेड गैसेस है वो रिलीज होती है। तो इसी को कहा जाता है क्या, फ्लू गैस। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, हजार्डस टॉक्सिन जो एलिमेंट होते हैं और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। मगर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ये जो फ्लू गैस रिलीज होती है इसको बेसिकली फिल्टर किया जाता है ताकि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि एंड प्रोडक्ट है या फिर बाय प्रोडक्ट है कंबशंस के, इनको जो है, जो रिलीज होने वाली गैस यानी कि रिलीज होने वाली जो एयर है फ्रॉम द पावर प्लांट, उसको कम कर दिया जा सके ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, अब ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का जो है प्रोडक्शन इमिशन करता है। लगभग 2019 में ये एस्टिमेट किया गया था कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से वर्ल्ड वाइड में का 21% जो SO2 रिलीज है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिलीज है वो इंडिया करता है। यानी कि विश्व में जितना सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसका 21% क्या है, इंडिया करता है। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट से ही आता है, जिसमें क्योंकि इंडिया की 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए थर्मल यूटिलिटीज से सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है। इंडस्ट्रियल लेवल 80% होता है, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एसिड रेन होती है और स्मॉग भी प्रोड्यूस होती है। जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है वो SO2 पोल्यूशन चाइना में काफी लेवल तक जो है डिक्रीज कर चुकी है। 2005 में हाईएस्ट लेवल जो था चाइना में, उसको कम करने में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का काफी बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और इसी लेवल पे क्या है, इंडिया भी वर्क कर सकता है। अगर इंडिया इस हायर SO2 इमिशन को रिड्यूस करना चाहता है तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी पावर प्लांट्स में इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्वच्छ अमृत महोत्सव, राइट। तो ये स्वच्छ अमृत महोत्सव क्या है, बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने एक स्वच्छ अमृत महोत्सव लॉन्च किया है और इंडिया का पहला स्वच्छता लीग भी, इंडियन स्वच्छता लीग को भी लॉन्च किया है। सो अब ये स्वच्छ अमृत महोत्सव क्या है। नाउ बेसिकली
सो जो स्वच्छ अमृत महोत्सव है एक फोर्टनाइट इवेंट है। फोर्टनाइट का मतलब होता है हर 15 दिन में, यानी कि 15 डेज में जो है ये इवेंट होता है ताकि स्वच्छता को प्रमोट किया जा सके, यानी कि क्लीनलीनेस को जो है प्रमोट किया जा सके। सो 17th ऑफ सितंबर 2022 जो कि सेवा दिवस है, उस दिन से लेकर 2 अक्टूबर 2022 स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी होता है और इसी दिन को जो है हम एज अ स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट भी करते हैं। इसमें फोर्टनाइट रैली निकाली जाती है बाय सिटीजन्स ताकि गार्बेज फ्री सिटीज को जो है प्रमोट किया जा सके। इसका एम्बलम होता है स्वच्छ अमृत महोत्सव, एक और कदम स्वच्छता की ओर। बेसिकली एक जन आंदोलन को सिंबलाइज करता है, यानी कि जन आंदोलन मतलब पीपल्स मूवमेंट, ताकि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट जो हमारी अर्बन सिटीज हैं, जो एरिया अर्बन एरियाज हैं, वहां पर हम क्लीनलीनेस को प्रमोट कर सके और वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट क्लीनलीनेस कैंपेन में जो है जन आंदोलन की रिसर्जेंस यानी कि उसके पुनर्उत्थान को जो है ये सिंबलाइज करता है। अब स्वच्छता लीग क्या है बेसिकली, तो दो चीजों का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। एक तो एक अनाउंस किया गया था स्वच्छ अमृत महोत्सव और दूसरा अनाउंस किया गया था इंडियन स्वच्छता लीग यानी कि ISL। सो बेसिकली 17 सितंबर 2022 को जो युवा होते हैं भिन्न भिन्न शहरों से, वो क्या करते हैं, compete करते हैं। इस लीग में क्या करते हैं, compete करते हैं। लगभग 1800 के करीब म्यूनिसिपल टीम्स बनाई जाती हैं थ्रू आउट द नेशन, जो कि पहली इंडियन स्वच्छता लीग में क्या है रजिस्टर करेंगी और वही टीम्स क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, compete करेंगी। बेसिकली टीम जो है लीग में compete करती हैं और अपने सैनिटेशन के एफर्ट्स, चाहे वो बीच क्लीनिंग से संबंधित है, टूरिस्ट स्पॉट्स की क्लीनिंग या फिर हिल स्टेशन की क्लीनिंग से रिलेटेड है, उन सभी को क्या करती है, प्रमोट करती है। उन सभी को क्या करती है, प्रमोट करती है। अब हम बात कर लेते हैं मियावाकी टेक्निक की। जो अगली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है मियावाकी टेक्निक। सो बेसिकली जो एक साल से भी कम समय में जो जापानीज मियावाकी टेक्निक है, उसने कुहारियन वाडी एक जगह है पंजाब में, वहां पर लगभग 1 एकड़ के बिना अनयूजेबल ग्राउंड पे एक फॉरेस्ट को बना दिया गया है। तो उसी वजह से मियावाकी टेक्निक क्या है, न्यूज में रही। ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2022 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें मियावाकी टेक्निक से क्या है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब देख लेते हैं मियावाकी टेक्निक क्या है। बेसिकली डॉक्टर अकीरा मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था ताकि अर्बन एरियाज में फास्ट ग्रोइंग नेचुरल फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, यानी कि कम से कम समय में डेंस फॉरेस्ट को बनाया जा सके अर्बन एरियाज में, ताकि ग्रीन अर्बन स्पेस को प्रमोट किया जा सके। उसके लिए जो है ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। अब टेक्नोलॉजी होती क्या है, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी में डिफरेंट स्पीसीज या फिर यूं कह सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज के ट्रीज को लिया जाता है, उन्हें बहुत क्लोज स्पेसिंग में प्लांट किया जाता है ताकि 2-3 साल में ही वो क्या है एक स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म कर ले, यानी कि कुछ इस तरीके से प्लांट बन जाएगा। कुछ छोटे प्लांट होंगे, कुछ बड़े प्लांट होंगे, कुछ और बड़े होंगे, तो एक कैनोपी फॉर्म हो जाएंगी, यानी कि एक डेंस फॉरेस्ट कवर जो है डेंस एंड थिक फॉरेस्ट कवर बन जाएगा। मियावाकी टेक्निक से ऐसा माना जाता है कि विद इन 3 years जो है 30 times डेंसर एंड 10 times क्विकर मेंटेनेंस फ्री अर्बन फॉरेस्ट जो है क्रिएट किया जा सकता है। प्रोसीजर बेसिकली ये है, जो ट्री है, सब ट्री है, श्रब्स हैं, कैनोपी लेवल, डिफरेंट कैनोपी लेवल के, उन सभी को क्लोज स्पेसिंग में जो है प्लांट किया जाता है। सॉइल की जो क्वालिटी है, बायोमास है, इम्प्रूव होता है। इसकी वजह से सॉइल की परमिएबिलिटी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इम्प्रूव होती है एंड न्यूट्रिएंट मिक्सिंग भी इम्प्रूव होती है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के काफी सारे क्या है बेनिफिट्स हैं। 3 to 5 सैपलिंग्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 4 जो है सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है किसी डर्ट माउंड में, यानी कि मिट्टी के ढेर पर जो है 3 से 4 सैपलिंग को पर स्क्वायर मीटर के एरिया में प्लांट किया जाता है। तो बेसिकली मियावाकी टेक्निक की बेनिफिट्स क्या है, कंक्रीट जो इसकी वजह से हीट आइलैंड्स डेवलप होते हैं अर्बन एरियाज में, वो कूल हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके का नेचुरल कूलिंग, जैसे कहते हैं नेचुरल कूलिंग वे है ये।
एयर और नॉइज पोल्यूशन डिक्रीज होता है, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंट्रीब्यूट करता है मियावाकी टेक्निक वो है कार्बन सिंक्स फॉर्म होते हैं। कम से कम 20 स्क्वायर फीट के से भी कम की जगह पर जो है मियावाकी एफोरेस्टेशन की मदद से, इस टेक्निक की मदद से डेंस फॉरेस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। अर्बन फॉरेस्ट्री और अर्बन एफोरेस्टेशन में ये एक तरीके का रेवोल्यूशन है जिससे अपने बैकयार्ड को एक मिनी फॉरेस्ट में क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड विद एशियाटिक कराकल। राइट, तो अब ये एशियाटिक कराकल क्या है? तो एशियाटिक कराकल ये है कि अभी फिलहाल ये जो स्पीसीज है ये डेंजर में है, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है। ये एक मिड साइज्ड स्पीसीज होती है कैट की, जो कि जंगल में रहती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर इसका ठीक से संरक्षण नहीं किया गया तो ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो सकती है। बहुत टाइम पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे इन द प्रिंसली स्टेट, इसको नोबेल्स जो है एज अ स्पोर्ट यूज किया करते थे। जैसे कि क्या होता है, ये जो बहुत बार ये जो कराकल होता है, इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी किंग ने या फिर किसी रूलर ने किसी बर्ड का शिकार किया तो उसको कैच करने के लिए कराकल को यूज किया जाता था। चीतास को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता था कराकल को, ताकि फिर उसके बाद वो लोग चीता का शिकार करते थे। तो 1952 में तो ऐसे भी चीता जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं उनके इस शौक की वजह से। यूजुअली जो कराइकल है, जिसको शिया घोष भी कहा जाता है क्योंकि इसके थोड़े से लंबे जो है कान होते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखें तो कराइकल जो है इसको सिया घोष कहा जाता है। क्लियर, सिया का मतलब होता है ब्लैक, तो एक टर्किश वर्ड से जो है ये आया है, और इसके लंबे और थोड़े से ब्लैक से क्या है ईयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सिया घोष पड़ता है। क्लियर, ये कौन कौन से राज्यों में मिलता है? यूजुअली इसको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश यानी कि कच्छ, मालवा एंड अरावली की हिल्स में सिया घोष यानी कि कराकल को देखा जा सकता है। मगर अफ्रीका, मिडिल ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउथ एशियन नेशन में भी इंक्लूडिंग इंडिया जो है कराकल मिलता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है, मगर इंडिया ने इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन ग्रांट की है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1972। उसके शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन ग्रांटेड है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है ये, यानी कि इंडिया में इसकी जो पॉपुलेशन है वो एंडेंजर्ड है, लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है। क्लियर, अब हम कंजर्वेशन इनिशिएटिव की अगर बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर जो वाइल्ड लाइफ है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने कराकल को अपने एंडेंजर्ड स्पीसीज के जो रिकवरी प्रोग्राम चलता है विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें सिया घोष को क्या है ऐड कर दिया गया है, ताकि यानी कि ये वो स्पीसीज हैं जिनके रिकवरी के लिए हमको एफर्ट्स लेने हैं, जिनके रिकवरी के लिए हमको क्या करने हैं, एफर्ट्स लेने हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डुगोंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है किससे, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व से। सो बेसिकली तमिलनाडु की जो स्टेट है उसने भारत का यानी कि इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया है, जो कि डिक्लेयर हुआ है पाक बे, यानी कि पाक बे को नोटिफाई किया गया है कि वो एज अ डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व वर्क करेगा। ये जो रिजर्व है इंक्लूड करता है थंजावुर एंड पुडुकोटाई के कोस्टल वाटर्स को। राइट, थंजावुर एंड पुडुकोटाई स्टेट सिटीज हैं तमिलनाडु में, और इन सिटीज के कोस्टल वाटर्स को इंक्लूड किया गया है इस रिजर्व को फॉर्म करने के लिए। सो रिजर्व का जो डुगोंग का कंजर्वेशन एफर्ट है वो ना केवल डुगोंग को कंजर्व करेगा बल्कि सी ग्रास के बेड्स को भी कंजर्व करने में हेल्प करेगा। बहुत सारी फिशेज एंड मरीन एनिमल्स के स्पॉनिंग एंड ईटिंग साइट को भी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करेगा। अब हम डुगोंग के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इंडियन लिटोरल जो साइट है वो इस हर्बीवोरस का, इट इज अ हर्बीवोरस एंड इंडियन लिटोरल का मतलब है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके आसपास, ये रही पाक बे, यहाँ पे है श्रीलंका। तो ये वाला जो हिस्सा है स्पेशली गल्फ ऑफ मन्नार का एंड दिस पाक बे, यहाँ पर क्या मिलती है, डुगोंग मिलती है। इसको सी काउ भी बोलते हैं। बेसिकली ये मरीन मैमल है, ठीक है, अनलाइन मनाटीज,
दो, एक तो डुगोंग होते हैं जो कि सी वाटर में मिलती है, एक होती है मनाटीज जो कि डुगोंग के जैसी ही दिखती है मगर ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है। क्लियर, डुगोंग जो है आपको सी वाटर में देखने को मिलेगी, मगर मनाटीज जो है जो कि डुगोंग की जैसी ही दिखती है, उसकी रिलेटिव है, वो फ्रेश वाटर में मिलती है। डुगोंग हर्बीवोरस है और इंडियन लिटोरल एरिया जो है इसका होम है। इन्हें जैसा कि मैंने आपको बताया सी काउ भी कहा जाता है क्योंकि ये सी ग्रासेस पर फीड करती हैं और शैलो कोस्टल एरियाज जो है इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वहां पे ये थ्राइव करती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस जो है किसी भी स्पीसीज जो कि न्यूज में है उसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आती हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1972 के शेड्यूल 1 में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन क्या है, ग्रांट की गई है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज जो कि रिलेटेड है ब्रॉड बाइल्ड सैंडपाइपर से। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है ब्रॉड बाइल्ड सैंडपाइपर। बाइल्ड का मतलब होता है ये जो चोंच है, इसकी बीक है, इसको बाइल बोलते हैं। अब ये है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये कोस्टल एंड रिवर के आसपास जो है ये मिलती है और इस तरीके की वाटर लॉग कंडीशंस में चुन चुन के क्या है अपना फीड करती है, इस वजह से इसको कहा गया है ब्रॉड बाइल्ड सैंड पाइपर। सो तमिलनाडु में जो एक बर्ड रिजर्व है जिसका नाम है नंजरायना टैंक बर्ड, वो उसने पहली बार फर्स्ट ब्रॉड बाइल्ड सैंड पाइपर को क्या है वहां पर स्पॉट किया है, तो इस वजह से सैंड पाइपर जो है न्यूज में थी। IUCN लीस्ट कंसर्न्ड स्पीसीज है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती है, मगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसकी कैटेगरी एंडेंजर्ड है या फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉन ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान ये जो बर्ड है इंसेक्ट्स और छोटे छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस माने कि मरीन शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, ये क्या है, क्रस्टेशियंस हैं, ये शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। शैलो वाटर्स एंड मड फ्लैट्स में क्या है, ये उस पर क्या है फीड करती हैं। थ्रू आउट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आपको ये सैंड पाइपर देखने को मिल जाएगी। मगर एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसको आप स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड साइबेरिया में भी आप इसको स्पॉट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जहां पर इसको स्पॉट किया गया है जो कि नंजरायना टैंक बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, जिसे एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, यानी कि तमिलनाडु की 17th बर्ड सेंचुरी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नंजरायना टैंक, इट वाज recently declared as what, the 17th bird century of तमिलनाडु, राइट। तो नंजरायना टैंक बर्ड सेंचुरी कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, ये आप याद रख लेना। इसको सरकार पेरिया पलायवम रिजर्वॉयर भी कहा जाता है और कोयम्बटोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है ये, आउटस्कर्ट्स ऑफ द तिरुपुर सिटी नियर द कूलीपलायम। सो बेसिकली इसके दो नाम याद रखने की आपको जरूरत है। दूसरा नाम है सरकर पेरिया पलायम। जो लोकल किंग थे वहां के नंजरायना, उन्होंने एक टैंक बनवाया था इरिगेशन पर्पस के लिए एंड फॉर द माइग्रेटिंग बर्ड्स। अब उसी टैंक को जो है एलिवेट कर दिया गया है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट एज अ 17th बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। अब आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सिल्फियन की। ठीक है, बेसिकली अभी एक रिसेंटली क्या है रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसने ये सजेस्ट किया है कि जो मेडिटेरेनियन मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है सिल्फियन, इसको क्या है, क्या कंसीडर किया जाता था, क्योर ऑल, यानी कि लगभग सभी तरीके की सभी प्रकार की बीमारियों का क्या थी, ये इलाज थी। तो माना जाता है कि शायद ये अभी भी उस मेडिटेरेनियन के रीजन के आसपास क्या है प्रेजेंट होगी। सो बेसिकली ये जो येलो फ्लावर्ड श्रब थी, आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो येलो फ्लावर्ड श्रब थी 2000 साल पहले क्या ऐसा माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। सीड जर्मिनेशन इस प्लांट के लिए जो कंडीशन है चिली और डैम्प कंडीशन चाहिए, यानी कि ठंड चाहिए और ठंड में हवा में नमी चाहिए। क्लियर। सो फेरुला ड्रूडेनिया एंड फेरुला एसोफिटेटा जो है सिलिफॉन से रिलेटेड है।
लाइकवाइज इनको भी कंपेरेबल कंडीशंस चाहिए होती है फॉर द सीड जर्मिनेशन। आपने एसोफिटेटा का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में हींग। तो किचन में काफी इजीली अवेलेबल होती है एसोफिटेटा। एसोफिटेटा मतलब हींग उसको कहते हैं। तो उसी से ये रिलेटेड जो है प्लांट है जिसका नाम है सिल्फियन। एंशियंट यूजेस में अगर सिल्फियन की अगर बात करें तो इसका जो रेजिन सिक्रीट होता है, यानी कि ये अगर मान लेते हैं ये स्टेम है तो यहाँ से एक सैप टाइप का प्रोडक्ट रिलीज होता है, इसको बोलते हैं रेजिन। तो सिल्फियन का जो रेजिन है, क्योंकि हमने जाना कि ये मेडिसिनल प्लांट है, इसको यूज किया जाता है एज अ स्पाइस, एज अ परफ्यूम, एज अ एफ्रोडीजियाक, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ऑफ कोर्स एज अ मेडिसिन, यानी कि क्योर ऑल मेडिसिन, यानी कि सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर देना। रिसर्च ये सजेस्ट कहती है कि ये जो सिल्फियन प्लांट है शायद अभी भी एग्जिस्ट करता है। सिल्फियन के एक्सटिंक्शन के बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, जिसमें ओवर हार्वेस्टिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल चेंजेस, वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, ये सभी शामिल हैं। इस्तानबुल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 3 प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया टर्की में, जो कि सिल्फियन से काफी रिजेंबल करती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। तो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है हुई अभी कहाँ पर, शर्म अल शेख यानी कि इजिप्ट में। तो अभी ये रिसेंटली कंक्लूड नहीं की है, ये हम क्योंकि रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2022 में हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज है, क्लियर। 2021 में ग्लासगो में कोप 26 हुआ था, और उसके बाद कोप 27 हुआ है शर्म अल शेख में, क्लियर, राइट। तो अगर हम कोप 27 की बात करें तो बेसिकली जो एजेंडा ग्लासगो में क्लाइमेट पैक्ट में डिसाइड हुआ था, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये कोप 27 मीटिंग जो है रखी गई। ग्लासगो का एजेंडा क्या था, फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल एंड अ फेज आउट ऑफ वेस्टफुल फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, क्लियर। यानी कि जितना भी अननेसेसरी कोल का प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन है उसको फेज डाउन किया जाए, यानी कि कम किया जाए, और फेज आउट कर दिया जाए उन सभी फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज को जो कि क्या है, वेस्टफुल है। तो ये एजेंडा किसका था, ग्लासगो में हुई 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएनएफसीसी। अब हम जान लेते हैं कि शर्म अल शेख में हुई कोप 27 के आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। बेसिकली ये है कि कंट्रीज अपने जो है एजेंडाज को रिवाइज करें ताकि वो कंप्लाई कर सके किससे, पेरिस एग्रीमेंट में, क्लियर। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को उनको क्या है, रिवाइज करना है बाय 2023, ताकि बाय 2030 वो क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, क्लियर। शर्म अल शेख की जो कन्वर्सेशन थी ऑन द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें आर्टिकल 2.1 जो क्लाउज है उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल फ्लो है वो मैच करना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर को डाउन करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। और इसको रिपोर्ट किया जाएगा जो अगली कोप 28 मीटिंग होगी उसमें। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो पार्टीज को एनकरेज किया गया है ताकि वो लो इमिशन एनर्जी सिस्टम की तरफ माइग्रेट कर सके और अपने अनअबेटेड कोल पावर के यूटिलाइजेशन को क्या है, फेज डाउन कर सके, और इसी जो प्रोसेस है इसको हैसन कर सके। हैसन का मतलब होता है प्रक्रिया को बढ़ा सके। तो पहला कोप डिस्कशन था जिसने ये जो कोप 27 है ये वो पहला कोप डिस्कशन था, डिसीजन था, जिसमें फर्स्ट टाइम फूड, रिवर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की क्या है, बात की गई है। जैसे हमने नेचर बेस्ड फोरम की हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, आप पिछले लेक्चर्स जाकर के देख सकते हैं। तो फूड, रिवर्स, नेचर बेस्ड सोल्यूशन एंड टिपिंग पॉइंट क्या है, ये सभी डिस्कस किए गए हैं, एंड राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया। अब ये टिपिंग पॉइंट क्या होता है, देखो कोई पर्सन है, माउंटेन चढ़ रहा है, फिर वो यहाँ पहुंच गया, फिर इधर नीचे क्या है, एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ से क्या गिर गए, फिर यहाँ से क्या है, वापस नहीं जा सकते, यानी कि एक तरीके का डेड एंड है ये, एक तरीके का ये डेड एंड है। तो ऐसे ही अगर हमने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कॉन्टिन्यूअसली करते रहे तो हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हम वापस नहीं जा सकते, यानी कि अब सिर्फ क्या है, डेड एंड ही है। उसी को कहा गया है टिपिंग पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो।
आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2022। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करता है और इस रिपोर्ट की जो टाइटल थी इस बार है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट लार्ज डेंजर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अगर जितनी भी कंट्रीज जो वर्ल्ड में मौजूद हैं अपने अपने गोल्स को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से नहीं मॉडिफाई करेंगी और रिवाइज करेंगी तो क्लाइमेट अडेप्टेशन बेसिकली एक फेलियर होगा, जिसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो डेंजर में आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक जिस्ट है इस रिपोर्ट की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्ट की हाईलाइट, मगर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इस रिपोर्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। 84% ऑफ द यूएनएफसीसी जो पार्टीज हैं उनके अपने खुद के नेशनल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 198 है यूएनएफसीसी की पार्टी, जिसमें लगभग 1/3 जो है उनके अपने क्वांटिटेटिव एंड टाइम बाउंड अडेप्टेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। 90% के करीब जो है प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए गए हैं जेंडर एंड हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे कि इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो 90% ऑफ द प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कंट्रीज का उसमें जेंडर डिस्पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज एंड जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जैसे कि इंडिजीनियस पीपल्स, उन सभी को भी क्या है कंसीडर किया गया है। 2020 के अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन फंड्स जो है लगभग 17 बिलियन डॉलर से क्या है कम है। जैसे कि अगर आप जानते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर किसको देने हैं, पुअर नेशंस को देने हैं, ताकि वो क्या है अडेप्ट कर सके और मिटिगेट कर सके। मगर ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी 17 बिलियन यूएस डॉलर की क्या है कमी है। क्लियर। जो डेवलपिंग नेशन है उनको दे हैव 5 to 10 फोल्ड अडेप्टेशन फंडिंग डिफिसिट, यानी कि लगभग 5 से 10 टाइम्स जो है उनकी जो फंडिंग है अडेप्टेशन के लिए वो कम है कंपेयर टू द इंटरनेशनल अडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो। क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कार्बन कैप्चर यूज एंड स्टोरेज। अब ये क्या है, नीति आयोग ने अपनी एक स्टडी को इशू किया गया है जिसमें उसने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है और उसके मैकेनिज्म जो कि इंडिया में डिप्लॉय किया जा सकता है उसको उस रिपोर्ट में, उस स्टडी में जो है डिस्कस किया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है ये न्यूज में आई है। बेसिकली एक तरीके का फ्रेमवर्क है कि जो भी कार्बन इमिशन होता है चाहे वो इंडस्ट्रीज से है, खास करके इंडस्ट्रीज से, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कार्बन इमिट करते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में क्या है उन सभी प्रोजेक्ट्स को क्या है डीकार्बोनाइजेशन के पाथ पर लेकर के जाना है। जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज होती है जैसे स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, वहां पर हमें इस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर कार्बन इमिट हो रहा है, मगर ये कार्बन इमिट करके एनवायरनमेंट और एयर पोल्यूशन करने की बजाय हम इसी कार्बन को क्या है कैप्चर कर लेते हैं, या तो कैप्चर करके हम इधर स्टोर कर देते हैं। अब ये स्टोरेज होती है कैवरांस में, जो डीप कैवरांस होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड ऐसे क्रीक्स फॉर्म हो जाते हैं जहां पर हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं या फिर हम इस कार्बन को क्या है, इस कार्बन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूटिलाइज कैसे होगा, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो गया, सीमेंट का प्रोडक्शन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दूसरी इंडस्ट्रीज में किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया। तो यही सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है हेल्प करेगी ताकि जो कार्बन रिलीज होता है फ्रॉम द फ्लू गैस एनवायरनमेंट में जाने की बजाय या तो उसे स्टोर कर लिया जाए परमानेंटली या फिर उसको यूटिलाइज किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को या तो फ्यूल में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि मीथेन, मीथेनॉल, इथेनॉल हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने के काम आएगा, मेडिसिन बनाने के काम आएगा, फूड एंड बेवरेजेस में काम आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी के रिलीज की वजह से आपको जो कोक की बॉटल होती है उसमें एफएफएसएस दिखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये काम आता है यूरिया बनाने में। तो यानी कि हम उसको कैप्चर करके या तो स्टोर कर दें या फिर यूटिलाइज कर दें। तो यही है कार्बन कैप्चर, यूज एंड स्टोरेज। Now let us talk about 2022 Dynamic Groundwater Resource Assessment. So यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, उन्होंने 2020 की एक डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट को
रिपोर्ट को क्या है इशू किया गया। तो रिपोर्ट अब रिलेटेड है इंडिया में ग्राउंड वाटर के कंडीशन से संबंधित। सो बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एंड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसने कोलैबोरेट किया है ताकि इवैल्यूएशन कंडक्ट किया जा सके किसका, ग्राउंड वाटर का। सो रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 437 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है एनुअली नेशन वाइड, यानी कि इतना रिचार्ज होता है, BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 8% जो है 8% जो टोटल नेचुरल डिस्चार्ज होता है, 92% एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। क्लियर। अब इसमें जो रिचार्ज की बात की गई है उसमें 8% क्या से कैसा होता है, नेचुरल डिस्चार्ज है, सॉरी रिचार्ज नहीं डिस्चार्ज, यानी कि ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन से संबंधित है। तो यूटिलाइज होता है, एक तो नेचुरल डिस्चार्ज है, दूसरा है एक्सट्रैक्टेबल यानी कि जो ग्राउंड वाटर को क्या है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज है वो है 60%। रेनफॉल रिचार्ज के अगर हम काउंट करें तो 61% है कंट्री के एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, और बाकी के जो सोर्स रिचार्ज करते हैं वो है 39%, राइट। तो 61% तो रेनफॉल की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और बाकी का 39% दूसरे सोर्सेज की वजह से, जैसे एक्विफर्स हो गए, नदियां हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Now let us talk about the e-waste management rules of the year 2022. So under the Environment Protection Act of the year 1986, जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change है उसने e-waste management rules of the year 2022 उसको क्या है नोटिफाई किया है। तो कुछ की प्रोविजंस हैं इन रूल्स के जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो यह है कि प्रोविजन में ई वेस्ट के डिफाइन किया गया है कि ई वेस्ट एक्चुअली में है क्या। इसमें इंक्लूड किया जाएगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड जितना भी प्रोडक्शन, रिफर्बिशन एंड रिपेयर एक्टिविटीज से रिजेक्टेड मटेरियल होगा वो सभी क्या है ई वेस्ट में काउंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे ई वेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, रिफर्बिशर्स, डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स, इन सभी पे क्या है बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इन सभी पे अप्लाई किए जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे उनको छोड़ करके। ई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर्स एंड रिसाइकलर्स जो हैं उन सभी को CPCB के साथ क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है रूल्स में नोटिफाई किया गया है। Now let us talk about the another provision which is related with extended producer responsibility certificate. 2016 के रूल्स का ये पार्ट नहीं था, मगर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली जो प्रोड्यूस करता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में इंडक्ट करने की। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए एक शॉप है, यहाँ पर क्या है कोला की बॉटल है, ये मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ बट आप इसे ई वेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। ये जो शॉपकीपर है ये कोक बेचता है और ये जो कोक है ना प्लास्टिक की बोतल में आने की बजाय एक ग्लास की बोतल में आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की ग्लास की बोतल हुआ करती थी, पहले के टाइम में ये ज्यादा मिलती थी। अभी जो है ये ग्लास की बोतल ना होकर के डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जो है ये बोतल होती है। तो ये कोक की बोतल जो है ग्लास की बोतल हुआ करती थी। तो जब आप कोक लेने जाते थे तो जो शॉपकीपर होता था कोक में आपको आपके पैसे रख लेता था, एक्स्ट्रा पैसे, और जब आप उसे बॉटल वापस करते थे तो वो एज अ सिक्योरिटी पैसे रख लेता था। जब आप उसे ये कांच की बॉटल वापस करते थे तो वो आपके पैसे वापस कर देता था। सो बेसिकली उसके बाद ये जो कांच की बॉटल है रिसाइकलिंग में जाएगी एंड रीयूज में ये जाएगी बॉटल। सो ये हुई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके लिए क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिसाइकलर्स, डिस्पेंटलर्स, रिफर्बिशर्स, इन सभी को सर्टिफिकेट्स क्या है दिए जाएंगे। क्लियर। सो ऐसा भी किया गया है कि ये जो EPR है यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ई वेस्ट के रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग के लिए जो है इंट्रोड्यूस की गई है। CPCB जो है रैंडमली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो सैंपल्स हैं उनको मॉनिटर कर सकती है, ताकि जो अगर उन सभी में कोई वेरियस हजार्डस मटेरियल होंगे तो उन सभी को रिड्यूस किया जा सके। और गवर्नमेंट का एक बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स है उसको भी प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू दीज रूल्स। एनवायरमेंटल कंपनसेशन को भी इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं फॉर इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग एनवायरमेंटल कंपनसेशन, उनको अगर जो स्टैंडर्ड्स को
मीट करने में फेल होता है उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, जिसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन का जो एक फंड होगा उसमें डाल दिया जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफेक्शन IAS। हैव अ नाइस डे।